हेलो एवरीवन। हमारे नए कोर्स के साथ स्टार्ट करते हैं जो कि है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, COA। ठीक है। तो पहले तो सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको बेसिक डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ एंड उस डायग्राम से हम हमारे कोर्स की स्टार्टिंग करते हैं। और वो डायग्राम अगर आपने समझ लिया तो आपको सारी चीज़ें अब तक के मैं जो भी बताऊंगी वो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। COA का जो हार्ट है उससे पहले स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा CPU। ठीक है। तो ऐसे हम सबसे पहले CPU को ड्रॉ करेंगे। CPU, अब CPU में रहती है तीन चीजें, उसको बोलते हैं ALU। और अगर आपको कोई टर्म समझ में नहीं आ रही होगी तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनको सबको डिटेल में हमको पढ़ना है। CU ALU के बाद में हम पढ़ेंगे कंट्रोल यूनिट एंड उसके बाद में रजिस्टर्स। ये सारी चीजें क्या होती है ये हमको डिटेल में पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा सीपीयू का स्ट्रक्चर। अब सीपीयू में कुछ तो भी इनपुट आता है, इनपुट होके ये सारी कैलकुलेशन चलती है, और कुछ तो भी आउटपुट होता है। तो इनपुट यूनिट, ठीक है, इसका नाम है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट एंड ये सारी कौन सी चीजें होती है इनपुट की, जैसे कि हमारा कीबोर्ड, माउस या फिर माइक्रोफोन। अभी मेरी जो आवाज आ रही है वो आपको माइक्रोफोन के थ्रू आ रही है, या जो भी लिख रही हूँ आपको वो सारी चीजें दिख रही है एक डिवाइस के थ्रू। ठीक है। और उसके बाद में ये सारी जो प्रोसेसिंग होगी सीपीयू के अंदर एंड फिर आपको वो दिखेगी आउटपुट में। तो इसको हम बोलेंगे आउटपुट यूनिट। ठीक है। जिसमें होगा मॉनिटर, मतलब जो रिजल्ट है वो हमारा शो होगा। प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर होगा एंड या ये सारी चीजें। अब ALU का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, और ये सारी चीजें होगी मेमोरी से कनेक्ट, मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। तो ये डायग्राम है। ठीक है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डेस्कटॉप। या आप ये डायग्राम के थ्रू अभी सारी चीजें समझोगे। तो जो भी कुछ हम इनपुट के थ्रू देंगे वो मेमोरी यूनिट के थ्रू इंटरैक्ट होके ALU में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसके बाद में हमको सीधा आउटपुट मिलेगा। ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट स्ट्रक्चर ऑफ डेस्कटॉप ऑफ कंप्यूटर। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसी डेस्कटॉप, स्ट्रक्चर ऑफ डेस्कटॉप लिखने को आया तो सबसे पहले आप ये ऐसी डायग्राम बनाओगे। ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डेस्कटॉप पे आप क्या लिखोगे? द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर रिफर्स टू हाउ इट्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर अरेंज। हार्डवेयर कंपोनेंट मतलब यही इनपुट यूनिट कैसे अरेंज है, आउटपुट यूनिट कैसे अरेंज है, ये सारी चीजें। ठीक है। कनेक्टेड टू परफॉर्म कंप्यूटिंग टास्क, एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कैसी सारी चीजें कनेक्टेड है। अ कंप्यूटर एक्सेप्ट्स इनपुट, प्रोसेसेस डेटा, स्टोर्स इंफॉर्मेशन, प्रोड्यूसेस आउटपुट। मतलब सबसे पहले हम इनपुट पे जाते हैं, कोई टास्क अगर हमको परफॉर्म करना है तो वो ALU या इन सब से हो जाता है। अगर हमको कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो हम मेमोरी यूनिट में स्टोर कर सकते हैं एंड उसके बाद में हम डायरेक्टली उसका आउटपुट देख सकते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है ये ऐसे वर्क करती है। सबसे पहले अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इनपुट यूनिट क्या है। ठीक है। इनपुट यूनिट हमने ये देखा, अभी सारी चीजों को एकदम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इनपुट यूनिट क्या है? The input unit is responsible for taking data and instruction from the user and converting them into machine readable form. अभी देखो, हमको जो चीजें समझ में आती है बेटर है कि हमको उसी चीजों में हमको समझाए। कंप्यूटर को इंग्लिश या कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती, कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझ में आती है। ठीक है। तो इनपुट यूनिट क्या करता है, सारा डेटा ले लेता है यूजर से, मतलब हमसे, और फिर उसको मशीन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है जिसमें मशीन समझ सकता है या रीड कर सकता है, जैसे कि बाइनरी फॉर्म में या 0 1 फॉर्म में। ठीक है। कॉमन इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, ये सारे इनपुट यूनिट में आ जाते हैं। ठीक है। तो फंक्शंस क्या है?
अभी हम अगर फंक्शंस की बात करें तो देखते हैं फंक्शंस क्या है। सबसे पहले ये एक्सेप्ट करता है डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को, तो हम लिख सकते हैं एक्सेप्ट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। डेटा और इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करेगा, ओके। और फिर बाद में मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट मशीन रीडेबल फॉर्म। तो ये ऑलरेडी पीपीटी में लिखा है, बट स्टिल मैं आपको पॉइंट के हिसाब से लिख दे रही हूँ। और फिर थर्ड क्या है, ये सेंड करेगा सीपीयू के पास में प्रोसेसिंग के लिए, सेंड देम टू द सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग, मतलब जो भी टास्क है उसकी प्रोसेसिंग कराने के लिए हम इसको सीपीयू में भेज देंगे। तो ये सब कुछ फंक्शन है, ठीक है, दिस इज फंक्शन। अभी जैसे मान लो जैसे कि मान लो एग्जाम्पल लेते हैं कीबोर्ड का। तो कीबोर्ड का क्या फंक्शन है कि ये जो भी टाइपिंग टेस्ट है और कमांड्स के लिए यूज होता है। पहला एग्जाम्पल इनपुट यूनिट का आप ये लिख सकते हो, इनपुट यूनिट के एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। कीबोर्ड ये यूज होता है टाइपिंग टेक्स्ट के लिए या कोई कमांड देने के लिए। दूसरा है माउस, ये कैसा इनपुट यूनिट है जो कि पॉइंटिंग या सिलेक्शन के लिए यूज होता है, कोई चीजें पॉइंट करना है, कोई चीजें सिलेक्ट करना है, उसके लिए ये यूज होता है। थर्ड क्या है, स्कैनर है। तो ये किस लिए यूज होगा, कोई डॉक्यूमेंट को अगर आपको डिजिटाइज करना है या कोई स्कैन करके पीडीएफ बनाना है, उसके लिए स्कैनर यूज होगा। फोर्थ क्या है, माइक्रोफोन, ठीक है, ये वॉइस एज ए इनपुट देगा। सो देखो इनपुट यूनिट बहुत काम की चीज है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो कंप्यूटर कोई भी इंस्ट्रक्शन रिसीव नहीं कर पाता। तो सबसे पहला अगर कुछ है तो वो है इनपुट यूनिट, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं सीपीयू, मतलब द हार्ट ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी देख लो यहाँ पे बोला ही गया है कि ये सीपीयू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। मैंने हार्ट बोल दिया, बट ये एक्चुअली ब्रेन है कंप्यूटर का, बिकॉज इट परफॉर्म्स प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल सिस्टम ऑपरेशन, मतलब ये सारी चीज की प्रोसेसिंग करता है, सिस्टम को कंट्रोल करता है। इट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन एंड मैनेजेस डेटा फ्लो बिटवीन द कंपोनेंट्स, मतलब एक फ्लो चलता है अच्छे से और सारे इंस्ट्रक्शन को ये अच्छे से एग्जीक्यूट करता है। तो अगर आपको पूछा गया कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, तो आप ये डेफिनेशन लिखना, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं सीपीयू के कंपोनेंट्स क्या है। तो सबसे पहला कंपोनेंट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सबसे पहले मैंने पता है ALU ये चीज लिखी थी, तो इसको बोला जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ALU ये लिखा है, इसका मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो ये चीज है, ये क्या करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है, ठीक है, कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। अभी कैसे टाइप के कैलकुलेशन, जैसे कि एडिशन हो गया, दो चीजों का एडिशन करना, a प्लस बी करना, a माइनस बी करना, a मल्टीप्लाई बाय b करना, या a डिवाइड बाय b करना। तो ये सारी चीजों को परफॉर्म करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। और ये लॉजिकल ऑपरेशंस को भी एग्जीक्यूट करता है। लॉजिकल ऑपरेशंस कैसे हो गए, जैसे कि कंपेयर कराना, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, कौन किससे बराबर है, ये सारा कुछ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कराता है, ठीक है। अभी दूसरा है कंट्रोल यूनिट, जिसको मैंने लिखा था CU, आपको याद है ALU के बाद में ही जस्ट मैंने CU लिखा। तो ये क्या करता है, डायरेक्ट ऑपरेशन, ठीक है। तो जो सीयू है ये डायरेक्ट करता है डेटा का फ्लो सीपीयू, मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ में, ठीक है। और ये एक इंटरप्रेटर है जो कि कंट्रोल करता है एग्जीक्यूशन को। इंटरप्रेटर मतलब ये सारे देखो कंट्रोल यूनिट सारे इंस्ट्रक्शन को समझता है और उसको कंट्रोल कराता है उसके एग्जीक्यूशन को। तो ये है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। रजिस्टर क्या है, विच टेम्पररी स्टोर डेटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, मतलब रजिस्टर, आप एक बात समझो कि रजिस्टर एक बहुत ही साइज है, ठीक है, एक
देखो रजिस्टर का एक पॉइंट मैं लिख के देती हूँ यहाँ पे। रजिस्टर, सबसे पहले रजिस्टर एक बहुत ही स्मॉल, वेरी स्मॉल एंड फास्ट मेमोरी है, फास्ट मेमोरी लोकेशन है इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू के अंदर ये बहुत ही छोटी और फास्ट चलने वाली मेमोरी लोकेशन है, जो कि इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रखती है। कोई टेम्पररी डेटा है जो कि प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, उसको होल्ड करके रखती है। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें चलती हैं। अभी जो सीपीयू है वो कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, तो एग्जीक्यूशन सीपीयू का कैसे चलता है। सबसे पहले फेचिंग होती है। फेचिंग मतलब अगर कोई मेमोरी में आपको कोई लाइक वेरिएबल है जिसका आपको एडिशन कराना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो आपको मेमोरी से वो चीजें निकालनी पड़ेगी कंप्यूटर में लाने के लिए, तो उसका मतलब है फेच करना। ठीक है, उसके बाद में उसको डिकोड करेंगे। डिकोड इन द सेंस कि क्या ऑपरेशन, अभी वो चीज से, ये सारे वेरिएबल से क्या ऑपरेशन आपको परफॉर्म कराना है, एंड फिर उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। एग्जीक्यूट कराएंगे मतलब वो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। तो ऐसी सारी चीजें चलती है। तो अगर आपको पेपर में आया कि स्ट्रक्चर ऑफ डेस्कटॉप, तो आप सबसे पहले लिखोगे उसका इंट्रोडक्शन। पहले तो ये डायग्राम बनाना, इंट्रोडक्शन लिखना, इनपुट यूनिट क्या है वो बताना, उसके फंक्शन लिखना, उसके बाद में ये एग्जांपल्स देना इनपुट यूनिट के, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है उसका ये लाइक डेफिनेशन देना, कंपोनेंट्स क्या है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना जैसे कि मैंने किया। और देखो बहुत सारी चीजें मैंने नहीं लिखी है, एकदम शॉर्ट शॉर्ट में लिखी है, बट मैं जब आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको वो चीजें अपने नोट्स में डिटेल वे में लिखनी है। जैसे कि मैंने एएलयू के बारे में बताया, क्या चीजें बताई कि वो एडिशन भी करता है और वो कंपैरिजन लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज करता है, तो आपको ये सारा लिखना है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है वो भी बताया, वो सारा लिखना है। रजिस्टर का बताया, वो भी आपको सारा लिखना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा बन गया सीपीयू कंपोनेंट्स। ठीक है, अभी हम आते हैं मेमोरी यूनिट पे। तो मेमोरी यूनिट क्या है। मेमोरी यूनिट स्टोर्स डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड रिजल्ट्स। तो मेमोरी यूनिट क्या करता है, स्टोर डेटा को, इंस्ट्रक्शन को और रिजल्ट को स्टोर करता है। इट प्लेज अ की रोल इन कंप्यूटर परफॉर्मेंस एंड इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले जो मेमोरी यूनिट है वो परफॉर्मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कितनी ज्यादा स्पीड है और कितना ज्यादा इफिशिएंट है कंप्यूटर चीजों को हमारे सामने प्रेजेंट करने में। तो ये इसका काम है, मेमोरी यूनिट का काम है ये। और मेमोरी यूनिट दो चीजों में बटा हुआ है। सबसे पहला है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी यूनिट आया तो सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद में आपको जाना है, ऐसी हेडिंग डालनी है आपको, टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेमोरी में, और सबसे पहला टाइप आपको डालना है मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, सो प्राइमरी मेमोरी क्या है। प्राइमरी मेमोरी इंक्लूड्स रैम विच इज टेम्पररी एंड वॉलेटाइल। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, एक ये मेन मेमोरी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट मेन मेमोरी होती है। और रैम को क्या बोलते हैं, रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये है हमारा रैम। और सबसे पहले जो रैम है ये टेम्पररी चीजों को स्टोर करता है। उसके बाद में जो रैम है वो है वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब क्या होता है, मैं आपको लिख देती हूँ। वोलेटाइल मतलब डेटा लॉस्ट, डेटा लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ, पावर इज ऑफ। मतलब अगर हमने हमारा कंप्यूटर बंद कर दिया या बैटरी चार्ज नहीं थी तो ऑटोमेटिक बंद हो गया, तो हमारा जो डेटा है वो लॉस हो जाएगा। इसको बोलते हैं वॉलेटाइल। तो रैम उस टाइप का है, एक तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, उसके बाद में ये वॉलेटाइल है, मतलब अगर पावर गई तो डेटा लॉस। ठीक है, और ये जो रैम है ये क्या स्टोर करता है, करंट रनिंग प्रोग्राम्स को ये स्टोर करता है। ठीक है, सो मैं लिख देती हूं स्टोर्स करंटली रनिंग प्रोग्राम। मतलब जो अभी देखो, अभी जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं वही रैम स्टोर करेगा।
और अभी मैंने कंप्यूटर क्लोज कर दिया, उसके बाद में जब कंप्यूटर में खोलूंगी और तब जब प्रोग्राम चलेंगे तब वो वाले प्रोग्राम्स को स्टोर करेगा। तो ऐसा नहीं है रैम में कुछ पहले से स्टोर होगा, जब भी आप बंद करोगे आपको फ्रेश चीजें ही मिलेगी, है ना। और लाइफ में भी वैसे ही रहना चाहिए रैम जैसा, जैसे कि जो फ्रेश चीजें है वही आप उसी में रहना है, आपको पीछे का बैगेज लेके अपने साथ में अभी नहीं आना है, ठीक है। तो रैम जैसे ही आपको बिहेव करना है। तो ये हो गया रैम। अभी हम आते हैं रोम पे। तो रोम क्या है? रोम विच इज परमानेंट एंड नॉन वोलेटाइल। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स लिख देते हैं रोम के लिए। तो रोम क्या है? ROM, इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मतलब सिर्फ मेमोरी को रीड करो। ये क्या है? परमानेंट स्टोरेज है, ठीक है। परमानेंट स्टोरेज है मतलब इसकी जो स्टोरेज रहती है परमानेंट रहती है। ये नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल मतलब पावर स्विच ऑफ करो, कुछ भी करो, इसका जो डेटा है वो वैसे के वैसा ही रहेगा, ठीक है। और ये स्टोर किस में होता है? ये स्टोर होता है, जो रोम है वो स्टोर होता है, स्टोर्स फायर फ्रेमवेयर में। फ्रीमवेयर में ये स्टोर होता है, ये लिख सकते हो आप। अब फ्रीमवेयर क्या है ये ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड बूट इंस्ट्रक्शंस में ये स्टोर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं रोम की। तो रैम स्टोर्स करंटली रनिंग प्रोग्राम, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, वाइल रोम स्टोर्स बूट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो रोम क्या स्टोर करता है? फ्रीमवेयर को और बूट के इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी में सबसे पहले हमने देखा प्राइमरी मेमोरी जो मेन मेमोरी है, उसके अंदर हमने पढ़ा रैम और रोम के बारे में, ठीक है। अब हम आते हैं हमारी दूसरी टाइप की मेमोरी जो कि है सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या है? ये यूज होती है लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए, डेटा या सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, जैसे कि हार्ड डिस्क, ड्राइव्स, सॉलिड स्टेट ड्राइवर्स, USB स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये सारी के लिए लॉन्ग टर्म अगर हमको सोचना है तो हमको सेकेंडरी मेमोरी के लिए आना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हार्ड डिस्क को हम बोलते हैं HDD, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स को जो कि आजकल चलती है जिसको बोलते हैं SSD, USB ड्राइवर्स, इन सबको ये सब सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल है। सेकेंडरी मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत बड़ी होती है और ये स्लोर होती है प्राइमरी मेमोरी से। मतलब जितनी बड़ी स्टोरेज उतना, मतलब देखो हर एक चीज के कुछ ना कुछ फायदे हैं, कुछ ना कुछ नुकसान है। अब सेकेंडरी मेमोरी में आपको बहुत बड़ी स्टोरेज मिल जाएगी, बट वो प्राइमरी मेमोरी से थोड़ा सा कम चलेगी, लाइक स्लो रहेगी, ठीक है। तो मैं ये पॉइंट लिख देती हूँ, सेकेंडरी मेमोरी has larger capacity, ठीक है, ज्यादा कैपेसिटी होती है, बट इज स्लोवर देन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी से ये थोड़ा सा स्लो चलती है, बस इतना ही है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे आउटपुट यूनिट पे। सबसे पहले हमने इनपुट पढ़ा, उसके बाद में हमने CPU पढ़ा, ठीक है, मेमोरी यूनिट पढ़ा, मेमोरी यूनिट। अब सबसे जो चीज है आखिरी में वो है हमारी आउटपुट यूनिट की। तो आउटपुट यूनिट पढ़ते हैं। आउटपुट यूनिट की ये डेफिनेशन है कि द आउटपुट यूनिट प्रेजेंट्स प्रोसेस डेटा टू द यूजर इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। तो पहले डेटा गया कैसे? मशीन रीडेबल फॉर्म में, मतलब जो मशीन पढ़ सकती है। अब ऐसी सारी चीजें CPU के अंदर हुई और हमको आउटपुट कैसे मिल रहा है? जो हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट है। जैसे कि मॉनिटर एग्जाम्पल है, उसके बाद में प्रिंटर एग्जाम्पल है, स्पीकर एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले फंक्शन क्या हुआ? फंक्शंस अगर हम देखें आउटपुट यूनिट के, तो रिसीव रिजल्ट फ्रॉम CPU, ये रिसीव करता है रिजल्ट CPU से, रिजल्ट्स फ्रॉम CPU, ठीक है। और फिर उसको कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स देम इनटू, वो पूरे रिजल्ट को कन्वर्ट करता है इनटू अंडरस्टैंडेबल फॉर्म या ह्यूमन रीडेबल फॉर्म भी बोल सकते हैं, जिससे हमको समझ में आए। ऐसे फॉर्म में हमको
प्रेजेंट की जाती है चीजें, ठीक है, मॉनिटर में, प्रिंटर में या स्पीकर में। अब आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो मॉनिटर का। मॉनिटर क्या डिस्प्ले करता है, टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को। प्रिंटर क्या कराता है, हमको हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करके देता है। स्पीकर क्या कराता है, जो ऑडियो है वो प्रोड्यूस करता है जिससे हम सुन सके। तो ये है हमारा आउटपुट यूनिट, ठीक है। तो आप आउटपुट यूनिट की ये डेफिनेशन लिखना, फंक्शन लिखना, और थोड़ा सा ये सारे एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करा के देना, तो आपका आउटपुट यूनिट एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी हम आते हैं मदरबोर्ड पे। सो मदरबोर्ड क्या है उसको डिस्कस करते हैं। द मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड। मेन सर्किट बोर्ड है जो कनेक्ट करता है ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, एंड इट अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो ये क्या करता है, सारी चीजों को, सबसे पहले सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके रखता है आपस में। कौन करता है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड हमारे फैमिली में भी सबको, पापा को, मम्मी को, सिस्टर को, पापा को, सिस्टर को, सिबलिंग्स को कौन कनेक्ट करके रखता है, मदर। तो यहाँ पे भी कंप्यूटर में भी एक मदरबोर्ड होता है जो कि सारी चीजों को अच्छी से कनेक्ट करके रखता है सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। अभी इसका फंक्शन कैसे चलेगा, मदरबोर्ड कैसे फंक्शन करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ फंक्शंस। अब वन बाय वन इसकी फंक्शन देखते हैं। होल्ड्स सीपीयू, रैम एंड एक्सपांशन स्लॉट। तो ये सबको होल्ड करके रखता है, ठीक है। और फिर ये क्या करता है, इनेबल करता है, मतलब हम बाकी कंपोनेंट्स के साथ बातचीत कर सकते हैं, लाइक कम्युनिकेशन जारी रखता है। सो इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स के बीच में ये कम्युनिकेशन जारी रखता है, ठीक है। और इसमें बसेस होती है, कंटेंट्स बसेस। अभी बसेस एक पूरा चैप्टर है, वो हमको पढ़ना है। तो अब याद रखो कि मदरबोर्ड बसेस को रखती है। अब वो बसेस कौन सी है, डेटा बस बोलते हैं उसको, एड्रेस बस बोला जाता है, और कंट्रोल बस। तो ये सारी बस है, ठीक है, ये मदरबोर्ड में रहती है। जैसे पूरी घर की जो बैकबोन रहती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति रहता है घर में, वो है मदर। तो यहाँ पे भी कंप्यूटर सिस्टम की जो बैकबोन है उसको मदरबोर्ड बोला जाता है, ठीक है। तो आई थिंक मदरबोर्ड के बारे में आपको आइडिया क्लियर है। अभी हम आते हैं पावर सप्लाई यूनिट पे, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस की अगर मैं बात करूं, मदरबोर्ड के बारे में स्टोरेज डिवाइसेस की अगर हम बात करें, तो स्टोरेज डिवाइसेस भी है एक। स्टोरेज डिवाइसेस की आप सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हो कि ये स्टोर करता है सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर यूनिट को, ठीक है। और फिर इसका जो टाइप है, सबसे पहले स्टोरेज डिवाइसेस दो पार्ट में बटा हुआ है। इंटरनल स्टोरेज बोल सकते हैं हम इसको, जिसमें इंटरनल में आता है HDD और SSD, और दूसरा आता है एक्सटर्नल यूनिट, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्टोरेज में क्या आ गया, हमारा पेन ड्राइव आ गया, ठीक है। उसके बाद में एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आ गई। तो ये सारा हो गया एक्सटर्नल स्टोरेज का। अभी हम आते हैं पावर सप्लाई यूनिट पे। तो पावर सप्लाई यूनिट क्या है, ये कन्वर्ट करता है AC पावर को DC पावर में, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूट्स टू ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इंश्योरिंग प्रॉपर फंक्शनिंग। मतलब ये पावर सप्लाई, जो AC पावर सप्लाई, उसको DC पावर सप्लाई में कन्वर्ट करके सारे कंपोनेंट्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करता है कि सारे अच्छी से चल सके, ठीक है। जैसे कि ये पावर सप्लाई करेगा मदरबोर्ड को, CPU को, ड्राइव्स को, और प्रोटेक्ट करेगा वोलेटाइल फ्लक्चुएशन में। मतलब जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, ये देखो, इसको बोला जाता है PSU। तो ये वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन होता है कंपोनेंट्स के अंदर, उसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है। तो आपको ये पॉइंट लिखना है फंक्शन में कि
सबसे पहले ये पावर सप्लाई करता है सारी चीजों को, मदरबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, ड्राइव्स हो गया। दूसरी चीजें ये है कि ये प्रोटेक्ट करता है कंपोनेंट्स को फ्रॉम वोल्टेज फ्लक्चुएशन, मतलब वोल्टेज चालू बंद, कभी कम ज्यादा अगर ये हुआ तो हमारी चीजों को हार्म हो सकता है, तो उसको ये एकदम स्मूथ वे में लेके जाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो कैसे वर्क करता है? इनपुट डिवाइसेस से हम आते हैं सीपीयू में। तो फिर से हम हमारे डायग्राम को देखते हैं। ठीक है, देखो इनपुट डिवाइसेस पे हम गए सबसे पहले सीपीयू में, वहां पे है एएलयू, सीयू, रजिस्टर्स, और उसके बाद में यूनिट आता है और फिर आउटपुट डिवाइसेस आते हैं। तो ये जो सारे कंपोनेंट है ये किससे कनेक्टेड है? मदरबोर्ड से कनेक्टेड है, और इन सबको पावर कौन सप्लाई कर रहा है? पीएसयू। ठीक है, तो जो हमने अभी पढ़ा, तो सबसे पहले डेटा एंटर होता है इनपुट डिवाइस में, फिर वो प्रोसेस और इंस्ट्रक्शन उसका चलता है। मेमोरी में कुछ स्टोर करना है तो वो स्टोर कर सकते हैं रिजल्ट को, और फिर आउटपुट यूनिट में हमको आउटपुट मिल जाएंगे। तो एडवांटेजेस क्या है कंप्यूटर यूनिट के, डेस्कटॉप के, हम देख लेते हैं। देखो वर्किंग क्या है, हमने देखा कि कैसे डेटा एंटर होता है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी। एडवांटेजेस क्या है? अगर हमको कोई कंपोनेंट अपग्रेड करना है तो हम इजीली अपग्रेड कर सकते हैं। ये हमको अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस देता है, और जो लाइक कूलिंग है, देखो बाकी लैपटॉप्स में जो कूलिंग होती है उससे अच्छी हमको ये कूलिंग देता है। ठीक है, और ये सूटेबल है हेवी कंप्यूटेबल टास्क के लिए, मतलब कोई बड़े से बड़ा टास्क भी अगर हमको करना है तो इसमें भी इसका अच्छा रोल है। तो अगर आपको पूछा जाए कि स्ट्रक्चर ऑफ डेस्कटॉप क्या है, तो अभी आप लिख सकते हो अच्छे से। आपको सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करनी है, फिर सारे कंपोनेंट्स को, जैसे इनपुट यूनिट हो गया, सीपीयू हो गया, उसके अंदर के फॉर्म, डेफिनेशन, मेमोरी यूनिट, फिर मदरबोर्ड, ये सारी चीजों को आपको बहुत अच्छी से एक्सप्लेन करना है। और आपकी तभी कर सकते हो जब आपके दिमाग में डायग्राम अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डेस्कटॉप ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पे आते हैं। सो नेक्स्ट चीज है जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको सबसे पहले रीड करते हैं कि क्या है ये, डेफिनेशन रीड करते हैं। अगर आपको जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आया तो सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन अच्छे से रीड करनी है। ठीक है, तो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर इनसाइड द सीपीयू। रजिस्टर के बारे में हमने देखा क्या है, तो ये अच्छी सी अरेंजमेंट सीपीयू के अंदर, इसको बोलते हैं जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइज कराना जनरल रजिस्टर्स को। दैट अलाउ इफिशिएंट स्टोरेज, ट्रांसफर एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। मतलब अगर ये अरेंजमेंट अच्छी से हुई तो हमको इफिशिएंट स्टोरेज मिलेगी, अच्छी से अच्छी स्टोरेज मिलेगी, हम ट्रांसफर इजीली कर पाएंगे और प्रोसेस डेटा भी इजीली कर पाएंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि रजिस्टर क्या है, एक बहुत ही छोटा और फास्ट स्टोरेज लोकेशन है जो कि इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है, एड्रेस को होल्ड करके रखता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को होल्ड करके रखता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के ड्यूरिंग। ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक सेट होता है जनरल पर्पस रजिस्टर का। ठीक है, जो कि कनेक्टेड होता है एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ, और मेमोरी यूनिट के साथ, बसेस के थ्रू या सिग्नल्स के थ्रू। तो ये हम अभी आगे वाली स्लाइड्स में आके पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। हमने डेफिनेशन देखी, ये कैसे चलता है, क्या यूज है वो देखा, और रजिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ी। अभी हम आते हैं मेमोरी रजिस्टर के बारे में। तो मेमोरी रजिस्टर क्या है? मेमोरी रजिस्टर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। मतलब मेमोरी रजिस्टर एक इंटरफेस है, इंटरफेस इन द सेंस की बीच की लाइन है। मतलब सीपीयू को अगर मेमोरी से कुछ भी बात वगैरह करनी है, इंटरेक्शन करना है, तो वो मेमोरी रजिस्टर के थ्रू करेंगे। दे हेल्प इन ट्रांसफरिंग एड्रेसेस एंड डेटा ड्यूरिंग मेमोरी ऑपरेशन। तो मेमोरी ऑपरेशन के बीच में, सीपीयू और मेमोरी के बीच में जो भी डेटा ट्रांसफर या एड्रेस ट्रांसफर करना है वो हम
मेमोरी रजिस्टर के थ्रू कराते हैं, सो दैट द प्रोसेसर कैन कम्युनिकेट इफिशिएंटली विथ मेमोरी। मेमोरी रजिस्टर से क्या होता है, जो हमारा प्रोसेसर है वो अच्छी से बात कर सकता है मेमोरी के साथ में, मतलब क्या चाहिए, क्या रीड करना है, ये सारी चीजें हमको अच्छे से पता चलेगी। ठीक है, अभी देखो टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स होता है जिसमें मेमोरी ऑपरेशंस को यूज करना होता है। तो उसमें जो सबसे पहला आता है वो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो ये रजिस्टर का टाइप है जिसमें मेमोरी ऑपरेशंस को यूज करना है, तो उसका एक टाइप है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसको हम MAR भी बोलते हैं। सो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, स्टोर करता है एड्रेस को ऑफ द मेमोरी लोकेशन जो कि CPU को चाहिए है एक्सेस करने के लिए, और वो सेंड करता है, इट सेंड्स दिस एड्रेस टू मेन मेमोरी ड्यूरिंग बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन। तो ये एड्रेस सेंड करता है मेमोरी को, MAR एड्रेस सेंड करता है मेमोरी को अगर आपको कुछ रीड करना हो, राइट करना हो ऑपरेशन में, एंड हेल्प्स लोकेट वेयर डेटा इज स्टोर, और ये बताता है कि कहाँ पे जो डेटा है वो स्टोर है। ठीक है, तो MAR के फंक्शन क्या है, ये मेमोरी एड्रेस को स्टोर कराता है, ये सेंड करता है एड्रेस को मेमोरी में, और ये दोनों ऑपरेशन यूज कर सकता है, रीड ऑपरेशन भी यूज कर सकता है, राइट ऑपरेशन भी यूज कर सकता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, इफ CPU wants data from address 500, that address is first stored in MAR। मतलब अगर CPU को डेटा चाहिए 500 एड्रेस से, तो सबसे पहले वो जो एड्रेस है वो MAR रजिस्टर में सबसे पहले स्टोर किया जाता है, फिर उसको भेजा जाता है मेमोरी से CPU में। ठीक है, तो ऐसे हमारा MAR वर्क करता है। अभी इसका ही दूसरा टाइप है, मतलब ये पहला टाइप हो गया MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, अभी दूसरा जो टाइप है वो है मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या करता है, अभी देखो डेटा है तो ये होल्ड क्या करता है, एक्चुअल डेटा को, और ये ट्रांसफर कराता है CPU और मेमोरी के थ्रू। मतलब ये जो रजिस्टर है ये डेटा ट्रांसफर करता है मेमोरी से CPU से मेमोरी के तरफ। When data is read from memory, it first comes into MDR, and when data is returned to memory, it is temporarily stored in MDR। मतलब अगर हमको डेटा को रीड भी करना है तो वो सबसे पहले MDR में स्टोर होगा। ठीक है, और अगर हमको राइट भी करना है तो उसको टेम्पररी स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, सो MDR क्या करता है, डेटा को होल्ड करता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हमको राइट भी करना है तो स्टिल MDR ही हम यूज करेंगे, रीड के लिए भी MDR यूज करेंगे, राइट के लिए भी MDR यूज करेंगे। मतलब ये एक बफर जैसा है। बफर मतलब एक खाली बॉक्स समझ लो जिसमें हम कोई चीज रख रहे हैं। जब हमको रीड करना है वहां से ही रीड करेंगे, जब हमको राइट करना है वहां से ही रीड करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो, व्हेन डेटा is fetched from memory, जब डेटा मेमोरी से निकाला जाता है तो वो सबसे पहले it first comes to MDR, तो सबसे पहले उसको MDR में रखा जाता है और फिर उसको CPU रजिस्टर में मूव किया जाता है, and then moves to the CPU रजिस्टर्स। ठीक है, तो मेमोरी और CPU के बीच में डेटा के लिए MDR यूज किया जाता है, एड्रेस के लिए MAR यूज किया जाता है। ठीक है, अभी ALU का रोल क्या है, सो ALU क्या कराता है, द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ये हमने देखा। ऑन डेटा रिसीव फ्रॉम रजिस्टर, मतलब रजिस्टर से जो भी हमको डेटा रिसीव होता है, अगर हमको अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो ALU कराएगा, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो ALU कराएगा। ठीक है, आफ्टर प्रोसेसिंग द रिजल्ट मे बी स्टोर बैक
registers in register or sent to memory through MDR। तो जब पूरी प्रोसेसिंग हो जाए, हमारा रिजल्ट हमको मिल जाए, तो हम डायरेक्टली उसको रजिस्टर में स्टोर कर सकते हैं या फिर मेमोरी को भेज सकते हैं MDR के थ्रू। ठीक है, तो ये रोल है ALU का, सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म कराना। अभी हम देखते हैं कि जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले बहुत सारे जो मल्टीपल रजिस्टर है, ठीक है, वो कनेक्टेड रहते हैं कॉमन बस के थ्रू, ठीक है। और एक मल्टीप्लेक्सर रहता है। मल्टीप्लेक्सर, अगर आपने डिजिटल पढ़ा हो तो आपको मल्टीप्लेक्सर के बारे में पता होगा कि बहुत सारे इनपुट का सिर्फ एक ही आउटपुट होता है और सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि 4 इनपुट है, उसको अगर हम 0 0 से सिलेक्ट करें तो ये 0 सिलेक्ट होगा, अगर हम 0 1 दे तो ये 1 ये आउटपुट में आएगा। तो ऐसे मल्टीप्लेक्सर्स के साथ में बसेस को जोड़ा जाता है और फिर जो ALU ऑपरेशन परफॉर्म करता है कोई सिलेक्टेड रजिस्टर पे, ठीक है, और फिर जो उसका रिजल्ट आता है वो फिर से रजिस्टर में ही स्टोर किया जाता है। तो ऐसा हमारा जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देखो जनरल पर्पस रजिस्टर्स क्या है। जनरल पर्पस रजिस्टर सच एज R0 R1 अप टू Rn, तो ये हम नेम लिख सकते हैं। ये देखो R0 रजिस्टर, R1 रजिस्टर, ऐसे कर करके हम Rn रजिस्टर तक के बना सकते हैं। ये टेम्पररी वैल्यूज को स्टोर करता है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के टाइम पे, और ये दे प्रोवाइड ऑपरेंड्स टू ALU एंड स्टोर रिजल्ट विच मेक प्रोसेसर्स प्रोसेसिंग फास्टर। मतलब ऑपरेंड्स मतलब क्या, A B जिसमें वैल्यू स्टोर है, इसको बोलेंगे ऑपरेंड्स। मतलब नाम जिसमें वैल्यू स्टोर है, कंटेनर का नाम जिसमें वैल्यू स्टोर है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। ठीक है, तो ये ऑपरेंड है, जैसे कि A है B है, इन सबको स्टोर कराता है। या हमारा रिजल्ट आ गया तो उसको भी स्टोर कराएगा, ताकि हमारी जो प्रोसेसिंग है वो जल्दी अच्छी से हो पाए। तो ये है जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, अब इनकी वर्किंग कैसी होती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन द CPU प्लेस द मेमोरी एड्रेस इन MAR। तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो CPU है मेमोरी एड्रेस को MAR में रख देती है एंड डेटा इज ट्रांसफर थ्रू MDR। मतलब MAR में हमारा चलता है एड्रेस और MDR में हमारा चलता है डेटा। ठीक है, द ALU प्रोसेसेस डेटा फ्रॉम रजिस्टर्स एंड रिजल्ट आर स्टोर बैक इन रजिस्टर और मेमोरी। मतलब ये रजिस्टर का ही डेटा लेके हम कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उसको बैक हम रजिस्टर में भी स्टोर कर सकते हैं, कोई जनरल पर्पस रजिस्टर, या मेमोरी में भी भेज सकते हैं MDR के थ्रू। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है, इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल के टाइम पे ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होते रहती है। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। ठीक है, ओके, सो अभी कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं मेमोरी रजिस्टर के। तो सबसे पहले फास्टर डेटा ट्रांसफर कराता है CPU का एंड मेमोरी का, और फिर ये बहुत इफिशिएंट होता है एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन में, और ये रिड्यूस करता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का। ठीक है, क्योंकि हम इंटरमीडिएट रिजल्ट के थ्रू चलते हैं, जैसे रजिस्टर के थ्रू चलते हैं, और ये पूरी CPU की परफॉर्मेंस को अच्छी से, मतलब CPU की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से सुधारता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अभी हम पढ़ते हैं कि ब्लॉक डायग्राम कैसी है इसकी। तो देखो, जो सेमेस्टर एग्जाम्स होती है उसमें डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन या मेमोरी रजिस्टर की डायग्राम कैसी होगी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको लिखना है मेमोरी, मेन मेमोरी। ठीक है, ये हमारी आती है मेन मेमोरी। उसके बाद में मेन मेमोरी से हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। कौन से रजिस्टर के थ्रू करेंगे, अभी आपको समझ में आ गया होगा, MDR के थ्रू। ठीक है, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं ALU में। ALU मतलब किस में होता है, CPU में। मतलब अगर हमको मेमोरी और अगर हमको मेमोरी से ट्रांसफर कराना है डेटा, ठीक है, डेटा अगर ट्रांसफर कराना है तो वो किससे कराएंगे, हम ALU से कराएंगे, राइट।
और तो ये ऐसा है, तो ये इंटरमीडिएट है, मेमोरी और एएलयू के बीच में एमडीआर डेटा के थ्रू इंटरमीडिएट है। अभी एएलयू में अगर हमको कोई चीजें रखनी है, ठीक है, जैसे कि कोई रिजल्ट आ गया या कोई चीज एक्स्ट्रा में स्टोर करनी है, तो आएंगे हम रजिस्टर्स पे। तो रजिस्टर R0 R1 Rn तक के हो सकता है, तो ये होता है रजिस्टर्स। ये ऐसे कनेक्ट होता है कंप्यूटर्स के साथ में, ठीक है। अगर हमको एड्रेस देना है एएलयू को, सीपीयू को, तो हम एमएआर के थ्रू देंगे। एड्रेसेस अगर हमको देना है तो ये रजिस्टर के थ्रू हम एड्रेस देंगे। तो ऐसी है हमारी जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की डायग्राम। अगर आपको ये टॉपिक आया तो सबसे पहले आप ये डायग्राम ड्रॉ करना, और उसके बाद में जैसा मैंने फ्लो रखा वैसे चलना। सबसे पहले हमने क्या देखा कि जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन लिखना, उसके बाद में मेमोरी रजिस्टर की डेफिनेशन लिखना, उसके बाद में उसका टाइप लिखना, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये जो एग्जाम्पल है उसके साथ एक्सप्लेन करना। फिर देखना मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या है, उसके बाद में ये डेफिनेशन लिखने के साथ इसको एक्सप्लेन करना। फिर एएलयू, इसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या यूज है, तो आपको ये सब लिखना है। वर्किंग्स, और देखो रजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड होते हैं मल्टीप्लेक्सर के साथ, आप ये लिख सकते हो। उसके बाद में जनरल पर्पस रजिस्टर क्या है, आप उसके बारे में लिख सकते हो। और वर्किंग कैसी है, वर्किंग कैसी ऑर्गेनाइजेशन की, उसके भी बारे में आप लिख सकते हो। और उसके बाद में ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, या आप पहले भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। और जैसे आपने डायग्राम ड्रॉ की, तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करने के बाद नीचे आप लिख सकते हो मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में आप सिर्फ एक पॉइंट लिख सकते हो कि सीपीयू मेन मेमोरी के थ्रू हम मेन मेमोरी और एएलयू को अगर हमको कम्युनिकेट कराना है डेटा ट्रांसफर के लिए, तो हम एमडीआर का यूज करते हैं, ठीक है। तो मेन मेमोरी सबसे टॉप में बनाना, और मेन मेमोरी के लिए लिखना कि ये स्टोर करता है प्रोग्राम को, डेटा को परमानेंटली जब तक कि ये सिस्टम में रन कर रहा है। और ये कम्युनिकेट कराता है सीपीयू को किसके साथ, डेटा के साथ में या एड्रेस लाइंस के साथ में। मतलब जो कि है डेटा के साथ में कैसे कम्युनिकेट करेगी मेन मेमोरी, एमडीआर के थ्रू, और एड्रेस से कैसे करेगी, एमएआर के थ्रू। और अभी हम एमडीआर के बारे में आते हैं, तो एमडीआर में आप ये लिख सकते हो कि ये जो इसका प्लेसमेंट है, मतलब ये प्लेस्ड होती है मेमोरी और एएलयू के बीच में। और इसका रोल क्या है, एमडीआर का रोल क्या है, ये डेटा को ट्रांसफर कराने में हेल्प करता है मेमोरी और एएलयू के इसमें। और ये हाँ, और ये राइट भी कर सकता है, ठीक है। जब रीडिंग परफॉर्म करनी हो तो डेटा मूव होता है एमडीआर में, और कहाँ पे जाता है, सीपीयू के अंदर जो कि है एएलयू। और जब राइटिंग परफॉर्म होती है तो डेटा एएलयू के थ्रू कहाँ पे मूव होता है, एमडीआर में, ठीक है। देखो ये अगर यहां से हम ऐसे आ रहे हैं, डेटा को अगर रीड कराना है तो डेटा मूव होता है मेमोरी यहां से एएलयू के तरफ, तो ये चलती है रीडिंग। मतलब मेमोरी से डेटा आ रहा है सीपीयू के अंदर, मतलब ये चल रही है रीडिंग। अगर हमको राइटिंग परफॉर्म कराना है तो राइटिंग ऐसे परफॉर्म होती है, तो एमएआर के साथ में हमको एड्रेस भेजा जाता है, और एमडीआर के साथ में हमको डेटा भेजा जाता है। वो जाता है मेमोरी में स्पेसिफिक एड्रेस में जो कि हमको एमएआर में प्रोवाइडेड है। फिर वो डेटा हम वो मेमोरी लोकेशन में राइट कर देते हैं। तो जब एरो ऊपर की तरफ हो मतलब राइटिंग हो रही है, और जब एरो सिंपली नीचे की तरफ हो तो रीडिंग चल रही है। आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो डायग्राम में, ठीक है। और एमडीआर कैसे वर्क करता है, डेटा बफर के जैसे, मतलब एक खाली बक्सा जिसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, जैसा काम पड़ा वैसा उसको ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, सिंपल है, ठीक है। एएलयू क्या है, उसको लिखना अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सेंटर रखोगे आप अपने डायग्राम का, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है, लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, ठीक है। ये डेटा रजिस्टर से रिसीव करता है, फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और फिर उसके रिजल्ट को फिर से एक तो यहाँ पे भेजेगा, ये रजिस्टर में भेजेगा, या मेमोरी में भेज देगा, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी। तो एएलयू के बारे में आप ऐसा लिख सकते हो। अभी हम आते हैं रजिस्टर्स पे। तो रजिस्टर्स में आप लिखना जनरल पर्पस रजिस्टर। तो ये होता है, ये दोनों साइड आपको देखने को मिलेंगे एएलयू के, क्योंकि ये जो डेटा
चाहिए टेम्पररी डेटा जो एग्जीक्यूशन हम कर रहे हैं, तो अगर हमको किसी में अगर रखना है तो हम वो रजिस्टर में रख सकते हैं। ऑपरेंड अगर हमको कोई मिला जैसे कि ए बी सी डी, वो हम रजिस्टर में रख सकते हैं और उसके रिजल्ट को भी रजिस्टर में स्टोर कर सकते हैं। और ये क्यों कर सकते हैं? ताकि सीपीयू के अंदर चीजें फास्ट फास्ट चल सके। और सबसे जो नीचे का पॉइंट है वो है एमएआर, तो ये सबसे आप नीचे बनाओगे, ठीक है। तो एमएआर क्या करता है? एड्रेस होल्ड करके रखता है मेमोरी लोकेशन का, और फिर उसको एड्रेस को अगर हमको मेमोरी में सेंड करना हो राइटिंग के टाइम पे तो हम सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एमएआर डेटा कहाँ है उसके साथ डील करता है, ठीक है। तो आप ये सब लिख सकते हो। तो फ्लो कैसा रहेगा ऑपरेशन के साथ? सीपीयू सिलेक्ट करेगा डेटा जनरल पर्पस रजिस्टर्स के साथ में, फिर एएलयू के साथ में उसकी प्रोसेसिंग होगी। मेमोरी अगर एक्सेस हमको कराना है तो हम कराएंगे, ठीक है, या नहीं कराना तो नहीं कराएंगे, ठीक है। और एड्रेस हम स्टोर कर सकते हैं एमएआर में, डेटा स्टोर कर सकते हैं या ट्रांसफर करा सकते हैं एमडीआर के थ्रू, ठीक है। तो मेमोरी सेंड भी कर सकती है, रिसीव भी कर सकती है डेटा को, और जो रिजल्ट है वो हमारा रजिस्टर में भी स्टोर हो सकता है। तो ऐसे भी आप एक ऑपरेशन फ्लो करके लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसको आईआरबी बोलते हैं। अभी इसमें मैं वर्ड यूज कर रही थी ऑपरेंड, है ना। बहुत सारे बच्चों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा, बट इस स्लाइड में आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? स्ट्रक्चर ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर का, उसके साथ हमने उसकी डायग्राम देखी, पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखा, वैसे का वैसा ही आपको लिखना है। दूसरे बार हमने देखा जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन देखा, ठीक है, उसकी डायग्राम देखी, उसकी सारी चीजें अच्छे से डिटेल में रीड की। अभी वो आप पे डिपेंड करना है कि आपको डायग्राम पहले ड्रॉ करके सारा एक्सप्लेन करना है या पहले सारा एक्सप्लेन करके बाद में आपको डायग्राम दिखा के उसका फ्लो एक्सप्लेन करना है। तो मैं समझती हूँ कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हम पहले पूरा पढ़ लेते हैं और फिर उसके डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एक स्पेशल रजिस्टर है सीपीयू के अंदर जो कि स्टोर करता है इंस्ट्रक्शन को जो करंटली एग्जीक्यूट हो रही है। इट टेम्पररी होल्ड्स द फेच इंस्ट्रक्शन सो द कंट्रोल यूनिट कैन डिकोड एंड एग्जीक्यूट इट। अभी ये डिकोड क्या है, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी, बट अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की तो आप ये लिखना कि जो चलता हुआ इंस्ट्रक्शन है, अभी जो चल रहा है इंस्ट्रक्शन सीपीयू के अंदर, वो उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है। और जो भी हम फेच करते हैं कंट्रोल यूनिट में जो डिकोड होता है, वो सारा कुछ डेटा टेम्पररीली इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज डिफाइंड एज द सीपीयू रजिस्टर दैट स्टोर्स द करंट इंस्ट्रक्शन आफ्टर इट इज फेच फ्रॉम मेन मेमोरी एंड बिफोर इट इज डिकोडेड एंड एक्सिक्यूटेड। तो ये डेफिनेशन है, ये एक ओवरव्यू जैसा है कि कैसे आपको चीजें समझ में आएगी, और ये है डेफिनेशन। अभी रोल क्या है इंस्ट्रक्शन साइकिल का, कैसे इंस्ट्रक्शन साइकिल वर्क करता है, बट ये समझने से पहले आपको दो टर्म्स समझनी पड़ेगी, और वो दो टर्म्स है, पहले तो आपको समझना पड़ेगा ऑपकोड क्या होता है, ठीक है। तो ऑपकोड मतलब क्या? ऑपरेशन, स्पेसिफिक ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करेंगे, जैसे कि ऐड करना, तो ऐड अगर करना है तो हमको ऐसा लिखना पड़ेगा, सबट्रैक्ट अगर करना है तो एसयूबी लिखना पड़ेगा, लोड अगर करना है तो एलओएडी लिखना पड़ेगा। दूसरा है ऑपरेंड। तो ऑपरेंड क्या चीज है? ऑपरेंड मतलब स्पेसिफिक डेटा या मेमोरी लोकेशन, ठीक है। ये ऑपरेंड स्पेसिफाइज द डेटा और मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो ये है ऑपरेंड। जैसे कि रजिस्टर नंबर या कोई एड्रेस, तो वो होता है ऑपरेंड। तो मैंने आपको ए बी का एग्जाम्पल दिया था, ए और बी मतलब वही है कि ये नेम है और ये स्टोर कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, तो वही हमारा हो गया ऑपरेंड। ऑपकोड मतलब क्या? कौन सा ऑपरेशन है। ऑपरेंड मतलब क्या? कोई डेटा या कोई मेमोरी लोकेशन,
ठीक है, ऑपरेंड मतलब स्पेसिफाइज द डेटा या कोई मेमोरी लोकेशन। ए बी क्या हो गया, डेटा हो गया, या हम कोई मेमोरी लोकेशन को भी ऑपरेंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं सिंपल वे में अगर आपको बताऊं कि कैसे वर्क करता है इंस्ट्रक्शन, देखो ऐड R1 R2, अगर ये हमारा इंस्ट्रक्शन है, हमको R1 और R2 को ऐड करना है, तो सबसे पहले इन दोनों को मेमोरी से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों को मेमोरी से फेच किया, मतलब निकाला हमने, पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप क्या है, इंस्ट्रक्शन को, ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको पूरा स्टोर कराना पड़ेगा IR में। तो द इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन IR, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। उसके बाद में ऑपकोड क्या है, तो आपको पता चलेगा ये क्या है, ऑपकोड है। ठीक है, तो ये क्या है, ऐड है, मतलब हमको क्या करना है, एडिशन कराना है। अब आप इसमें बताओ ऑपरेंड्स क्या है, ऑपरेंड्स क्या हो गए हमारे, R1 और R2। ठीक है, तो R1 और R2 हमारे ऑपरेंड्स है। अब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, डिकोड करेगा, डिकोड कर ही लिया है हमने। तो जो कंट्रोल यूनिट है डिकोड करके ALU को बताएगा कि आपको R1 और R2 का एडिशन कराना है। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन वर्क होता है। ठीक है, तो ये है, तो इसीलिए हमको क्या पता चला इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की इंपॉर्टेंस का, कि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में अच्छे से हेल्प करता है, बताने में CPU को कि क्या करना है। ठीक है, हर एक इंस्ट्रक्शन को CPU को अच्छे से समझाता है, जैसे कि ऑपकोड और ऑपरेंड के फॉर्म में। ऑपकोड मतलब क्या करना है और ऑपरेंड मतलब किसके साथ ऑपरेशन करना है। ये एक लिंक है मेमोरी और कंट्रोल यूनिट के थ्रू, है ना, ये प्रोसेसिंग की इफिशियंसी को भी अच्छा बढ़ाता है। तो ये हमने चीजें देखी। अब देखो इंस्ट्रक्शन साइकिल कैसे वर्क करता है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर प्लेस अ की रोल इन द इंस्ट्रक्शन साइकिल विच इंक्लूड्स फेच, पहले वैल्यू फेच करानी मेमोरी से, डिकोड, डिकोड में ही हमने देखा कि ऑपरेंड में क्या जाएगा और ऑपकोड में क्या जाएगा, ये आता है डिकोड में। मतलब ऑपकोड में क्या सब करना है आपको, जैसे कि सब्ट्रैक्ट करना है, और ऑपरेंड्स कौन से है, R1 R2, ये आपको डिकोड में पता चलेगा। और फिर जो ALU है, जो CU है कंट्रोल यूनिट, वो ALU को बताएगा कि आपको परफॉर्म करना है ये, तो वो एग्जीक्यूट स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, इट मेनली वर्क्स ड्यूरिंग डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन बाय प्रोवाइडिंग द इंस्ट्रक्शन टू द कंट्रोल यूनिट, मतलब कंट्रोल यूनिट को बताता है कि ये इंस्ट्रक्शन है, तो ये कौन कराता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कराता है। तो ऐसी ये साइकिल चलती है। अब देखो वर्किंग प्रोसेस क्या है, सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर रहता है, तो आपको ना ये वर्किंग प्रोसेस डायग्राम के थ्रू ज्यादा क्लियर होगी। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो डायग्राम में सबसे पहले आएगा प्रोग्राम काउंटर। तो आपको ये सारी डिटेल में चीजें पता चलेगी, पर मैं लिख लेती हूँ। सबसे पहले होगा प्रोग्राम काउंटर, उसके बाद में होगा फेच, फेच, उसके बाद में होगा डिकोड, सारी चीजों को डिकोड करना है। और डिकोड करने के बाद ये हमारा IR, ये हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर दो पार्ट में बट जाएगा, जो कि है ऑपकोड और ऑपरेंड में। ठीक है, और फिर ये ऑपरेंड हम ला सकते हैं मेमोरी से, ऑपरेंड्स अगर मेमोरी में स्टोर है तो वहां से हम ऑपरेंड्स ला सकते हैं। और ऑपकोड तो हमको पता चलेगा कि क्या है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, और फिर हम करेंगे एग्जीक्यूट। ठीक है, इन सबको हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट, और ये एग्जीक्यूट का जो रिजल्ट है वो हमको डायरेक्टली मिलेगा। तो ऐसी ये डायग्राम है। मतलब कंट्रोल यूनिट, सॉरी प्रोग्राम काउंटर, इसको हम PCB बोलते हैं। तो ये जो अगला इंस्ट्रक्शन है, मतलब जो पहला अभी जो इंस्ट्रक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद में जो इंस्ट्रक्शन है उसको ही इसमें स्टोर करके रखता है। ठीक है, जैसे ही हमने अभी का इंस्ट्रक्शन कुछ वर्क करना चालू किया, तो ये जो अगला इंस्ट्रक्शन कराना है उसको ये प्रोग्राम काउंटर स्टोर करके रखता है। ठीक है, और फिर फिर फेच क्या करता है, फेच मतलब मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शन है उसको फेच करना, क्या इंस्ट्रक्शन करना है उसको फेच करना। ठीक है,
एड्रेस के थ्रू। फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, उसको स्टोर करके रखता है और फिर उसको डिकोड किया जाता है कि ऑपकोड क्या है, ऑपरेंड क्या है, और फिर सीपीयू एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। जैसे कि एएलयू ने बता दिया कि आपको सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या जो कुछ कराना है वो ये एग्जीक्यूशन फेज में हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा पूरा डायग्राम वर्क करता है। तो भी आपको समझेगा, फर्स्ट द कंट्रोल प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। द इंस्ट्रक्शन इज फेच फ्रॉम मेमोरी इनटू मेमोरी डेटा रजिस्टर एंड ट्रांसफर टू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, द कंट्रोल यूनिट डिकोड्स इट, मतलब क्या कराना है, कौन सा ऑपरेशन किस पे कराना है, और फिर सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करा देता है। तो ये सिंपल जैसे कि डायग्राम बताया है वैसे काम करता है। ठीक है, देखो फंक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का फंक्शन क्या है कि ये करंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, ये कंट्रोल यूनिट को हेल्प करता है डिकोड कराने में, ये असिस्ट करता है जनरेट कराने में कंट्रोल सिग्नल्स को। अभी कंट्रोल सिग्नल्स क्या रहते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स दो टाइप के रहते हैं, जो कि है रीड सिग्नल। रीड सिग्नल अगर डेटा को कराना है तो रीड सिग्नल, डेटा को अगर राइट कराना है तो राइट सिग्नल। ये ऐसे दो चालू हो जाते हैं। एंड इंश्योर इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन करेक्ट सीक्वेंस, मतलब अगर ये इंस्ट्रक्शन 1 है, ये इंस्ट्रक्शन 2 है, ये इंस्ट्रक्शन 3 है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन 3 है, तो बराबर पहले इंस्ट्रक्शन 1 रन होना चाहिए, फिर इंस्ट्रक्शन 2 रन होना चाहिए, फिर इंस्ट्रक्शन 3 रन होना चाहिए। तो ये किसका काम है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम है। ठीक है, तो ऐसा चीज है। अभी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, फॉर्मेट कैसा है, दो चीजें होती है। द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट स्टोर इन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन किस में स्टोर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, जिसमें दो पार्ट रहते हैं, ऑपकोड रहता है, ऑपरेंड रहता है। हमने ये डायग्राम में ही देख लिया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ऑपकोड रहता है और ऑपरेंड रहता है। ठीक है, अभी ऑपकोड में क्या होता है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऑपरेंड्स में क्या करता है कि डेटा कहाँ पे है या मेमोरी लोकेशन कहाँ पे है। तो ये होता है इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट। अभी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हमको होना, तो सबसे पहले ये द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज important क्यों, बिकॉज इट अलाउज द सीपीयू टू अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन करेक्टली। मतलब क्या इंस्ट्रक्शन है ये अच्छी से समझा के देना, वैसे तो एक अच्छे से फॉर्मेट में लाना, फिर कंट्रोल यूनिट उसको समझाता है सीपीयू को। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन मेमोरी एंड द कंट्रोल यूनिट एंड इम्प्रूव्स प्रोसेसिंग इफिशियंसी। तो जैसे कि हमने ये देखा, अभी इंस्ट्रक्शन साइकिल फ्लो भी देखा हमने कि पहले द प्रोग्राम काउंटर प्रोवाइड्स द एड्रेस, कौन सा एड्रेस, नेक्स्ट एड्रेस। मतलब अभी हम I1 अगर चला रहे हैं तो प्रोग्राम काउंटर में I2 जो अगला इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा। सीपीयू फेच द इंस्ट्रक्शन, मतलब फेचिंग परफॉर्म होगी, तो सीपीयू क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर अगर इंस्ट्रक्शन फेच हो गया तो उसके बाद में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ठीक है, और फिर उसको डिकोड किया जाएगा कंट्रोल यूनिट में कि ऑपरेंड क्या है, ऑपकोड क्या है। फिर उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कराएगा कौन, कंट्रोल यूनिट, है ना, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, जो भी है। फिर उसको देन मूव्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब वो हमको स्टोर करा के देगा और फिर हम I2 में चले जाएंगे। तो ऐसे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से रन करेंगे और यही होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल फ्लो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया है कि आपको लिखना कैसे है अभी। ओके, तो देखते हैं कि कैसे हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर अगर आया तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक ओवरव्यू आपको लिखना है। उसके बाद में एक्चुअल डेफिनेशन आपको पहले लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद में आपको ऑपकोड क्या है, ऑपरेंड क्या है वो समझाना है। फिर एक एग्जाम्पल देना है जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया। ठीक है, और फिर रोल इन इंस्ट्रक्शन साइकिल आपको लिखना है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल का कैसे रोल है। फिर एक डायग्राम ड्रॉ करनी है जहाँ पे ये सारी चीजें हैं। फिर आपको बताना है प्रोग्राम काउंटर क्या है, फेच क्या है, डिकोड क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है, ऑपरेंड्स ऑपकोड क्या है और एग्जीक्यूशन क्या है। ये सारी चीजें आपको डिटेल में बतानी है, जैसे कि वर्किंग प्रोसेस आप बता सकते हो। फिर फंक्शन क्या है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का वो बता सकते हो। कंट्रोल सिग्नल्स क्या है उसके बारे में भी लिख सकते हो। इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट कैसे होता है वो लिख सकते हो। और फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्यों इंपॉर्टेंट है आप वो लिख सकते हो।
ठीक है। और फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल, मतलब ये जो पूरा डायग्राम है ये कैसे चलता है वो लिख सकते हो आप एक शॉर्ट में। तो ये है हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो आज हमने 3 टॉपिक को अच्छे से पढ़ा। फर्स्ट है डेस्कटॉप, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर डेस्कटॉप, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करता है, और तीसरा हमने देखा आईआर। तो हम तीनों में हमने देखा कि कैसा फॉर्मेट होना चाहिए। तो सबसे पहले डेफिनेशन, एग्जाम्पल, अगर आपको डायग्राम पहले ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना है आप वो भी कर सकते हो, या पूरी इंफॉर्मेशन देने के बाद में अगर आपने डायग्राम ड्रॉ किया, एक्सप्लेन किया, तो वैसे भी वर्क करेगा। तो ये हमारा यूनिट 1 का छोटा सा पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।